नमस्कार। बोलती किताब में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। मेक योर बेड, एडमिरल विलियम एच मैक्क्रेवन की किताब है ये। बिल्कुल। और आज हम इसके पहले अध्याय पर मतलब शुरुआती हिस्से पर गहराई से बात करेंगे। देखेंगे कि इसमें क्या मुख्य विचार हैं। हाँ, समझने की कोशिश करेंगे कि लेखक क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस पहले चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये किताब पहली नज़र में ऐसा लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करने और अनुशासन इन सब के बारे में है। हाँ बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि कैसे लेखक अपने अनुभवों को, खासकर अपने नेवी सील ट्रेनिंग के वक्त के जो अनुभव है, उन्हें जिंदगी के आम सबकों से जोड़ते हैं। अच्छा। इस पहले अध्याय का मकसद यही है कि दिन की शुरुआत एक छोटे, पूरे किए गए काम से करने का क्या महत्व है, ये स्थापित करना। हाँ, वो बिस्तर बनाने वाली बात। स्रोत में लेखक बताते हैं कि नेवी सील ट्रेनिंग में सुबह बिस्तर ठीक करना क्यों इतना जरूरी था। वो दिन का पहला काम होता था, है ना? सही कहा, वो पहला काम था और उनके मुताबिक ये बहुत महत्वपूर्ण था। पर क्यों? मतलब सिर्फ एक बिस्तर ही तो है। हाँ, ये सवाल आता है मन में, लेकिन देखिए, वो बताते हैं कि ये सिर्फ बिस्तर ठीक करने की बात नहीं थी, ये अनुशासन के बारे में था। अनुशासन कैसे? स्रोत में वर्णन है कि कैसे प्रशिक्षक सुबह आकर बिस्तर का निरीक्षण करते थे, बहुत बारीकी से। अच्छा। और अगर वो बिल्कुल सही नहीं बना होता था, तो फिर सजा मिलती थी, जैसे कि अतिरिक्त शारीरिक व्यायाम या कुछ और। ओहो, मतलब काफी गंभीर मामला था ये। हाँ, बहुत। तो ये सिर्फ बिस्तर ठीक करना नहीं था, ये था अनुशासन सीखना, हर छोटी चीज पर ध्यान देना और ये समझना कि छोटी छोटी बातें भी मायने रखती हैं। ये बात तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पहला काम पूरा करने से एक एक तरह की सकारात्मकता आती थी। बिल्कुल, उसे पूरा करने से एक गर्व की भावना मिलती थी। दिन का पहला काम आपने सफलतापूर्वक कर लिया। ये एहसास आपको आगे के कामों के लिए, जो शायद ज्यादा मुश्किल हो, उनके लिए प्रेरित करता है। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक इतना साधारण सा काम आपको ये एहसास दिला सकता है कि आपने कुछ हासिल किया है, खासकर तब जब शायद पूरा दिन मुश्किलों भरा रहने वाला हो। हाँ बिल्कुल। और लेखक एक और बात कहते हैं, अगर आपका दिन बहुत खराब भी जाए, मतलब कुछ भी सही ना हो, तो भी आप शाम को जब लौटते हैं, हाँ। तो कम से कम एक चीज सही होती है, वो करीने से बना हुआ बिस्तर। अच्छा, जो आपने खुद सुबह बनाया था। हाँ, जो आपने बनाया था। ये एक छोटी सी याद दिलाता है कि आप कुछ तो नियंत्रित कर सकते हैं, कुछ तो सही कर सकते हैं। ये एक तरह का सकारात्मक प्रतिक्रिया चक्र शुरू करता है। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो अपना बिस्तर बनाने से शुरुआत करें। ये जो विचार है अध्याय का, वो यहीं से आता है। हाँ, मुझे लगता है इसका आधार यही है। ये दर्शाता है कि अगर आप छोटी चीजों को सही ढंग से, ध्यान से नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो बड़ी चीजें कैसे करेंगे। बिल्कुल। जीवन की बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए पहले छोटी चीजों में महारत हासिल करनी होगी, उनमें अनुशासन लाना होगा। यही इस पहले अध्याय का मूल संदेश है मेरे ख्याल से। तो आज हमने मेक योर बेड के पहले अध्याय पर नजर डाली और देखा कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सा सुबह का काम सिर्फ एक काम नहीं है। सही, वो अनुशासन, छोटी सफलताओं से मिलने वाली प्रेरणा और दिन की एक सकारात्मक शुरुआत का प्रतीक बन सकता है। बिल्कुल, ये छोटी जीतें आगे बढ़ने में मदद करती हैं। हाँ, ये महत्व हमने समझा। अगली बार हम इसी किताब के अगले विचारों पर बात करेंगे, देखेंगे कि लेखक आगे क्या कहते हैं। जरूर। और आज के लिए हमारे श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु छोड़ जाते हैं। हाँ। ऐसी कौन सी छोटी रोजमर्रा की क्रिया है जिसे अगर वो पूरी लगन से, अनुशासन से करें, तो शायद उनके दिन या उनके नजरिए में एक सार्थक बदलाव आ सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा। तो चलिए सीधे अध्याय 2 पर आते हैं। इसकी जो मेन बात है वो ये है कि आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको दूसरों की जरूरत पड़ती ही है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। लेखक ने इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है नेवी सील ट्रेनिंग से। वो इनफ्लेटेबल बोट, स्मॉल IBS जिसे कहते हैं, छोटी नाव होती है। हाँ, हाँ, उसको चलाने का अभ्यास पूरी टीम को, मतलब 7 लोग होते हैं, उनको बिल्कुल एक साथ पैडल मारना होता है। हाँ, अगर जरा भी तालमेल बिगड़ा ना, तो गए काम से। हाँ, तो लहरें आपको सीधा किनारे पर फेंक देंगी। आप अकेले उस नाव को चला ही नहीं सकते। और ये सिर्फ उस ट्रेनिंग वाली नाव की बात नहीं लगती है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। असल जिंदगी की नाव खींचने के लिए भी है ना? हाँ, मतलब जो मुश्किलें आती हैं, हाँ। उनके लिए भी सही लोग चाहिए जो आपकी मदद करें, सहारा बने। हाँ, और लेखक तो ये भी कहते हैं कि कभी-कभी आपकी पूरी यात्रा, पूरी सक्सेस, वो बस किसी एक सही इंसान पर टिक सकती है। अच्छा। जी।
और यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि मदद मांगना या दूसरों पर निर्भर होना, इसको लोग अक्सर कमजोरी समझते हैं। हाँ, ये तो है। सोचते हैं कि अरे मैं अकेले क्यों नहीं कर सकता। पर लेखक कहते हैं कि ये कमजोरी नहीं है, असल में ये समझना कि हाँ मुझे मदद चाहिए और फिर हिम्मत करके वो मदद लेना, यही तो असली ताकत है। एक तरह की सोची समझी स्ट्रैटेजी है ताकत बढ़ाने की। क्योंकि जीवन की जो बड़ी चुनौतियां हैं, बड़ी लहरें हैं, उनका सामना अकेले करना तो भाई बहुत मुश्किल है। भरोसेमंद साथी तो चाहिए ही चाहिए। सही बात है। और ये जो हिम्मत चाहिए ना मदद मांगने के लिए या मुश्किलों में टिके रहने के लिए, वो आती है अंदर से, हमारी अपनी ताकत से। और यही बात हमें चैप्टर 3 पर ले आती है कि भाई सिर्फ आपके दिल का आकार मायने रखता है। मतलब आपकी हिम्मत, आपका जज्बा, वो जरूरी है, आपकी फिजिकल साइज नहीं। हाँ बिल्कुल। इस पॉइंट को समझाने के लिए लेखक ने सर्कस का जिक्र किया है। ये भी ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा था। अच्छा, ये सर्कस क्या चीज थी? देखिए, अगर कोई ट्रेनी मान लीजिए यूनिफॉर्म ठीक से नहीं पहनी या कमरा साफ नहीं रखा, छोटी मोटी गलती कर दी, तो सजा मिलती थी। शाम को 2 घंटे की एक्स्ट्रा कसरत, बहुत थकाने वाली। ओह! हाँ, जिसे वो सर्कस कहते थे। मतलब लगातार पुशअप्स, सिटअप्स, दौड़ना बिना रुके। कहने को तो डिसिप्लिन के लिए था, पर असल मकसद था कमजोर इच्छा शक्ति वालों को बाहर निकालना, जो टिक नहीं सकते थे। और यहाँ पे बात थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है ना? जी हाँ। लेखक बताते हैं कि अक्सर वो ट्रेनीज जो थोड़े छोटे कद के थे या दुबले पतले दिखते थे, जिन्हें वो लोग मजाक में मंचकिन्स कहते थे, हाँ। वो इस सर्कस को उन लंबे चौड़े मजबूत दिखने वाले ट्रेनी से ज्यादा बेहतर झेल जाते थे। कमाल है। उन्होंने एक ऐसे ही ट्रेनी का खास उदाहरण भी दिया, जो शायद देखने में उतना मजबूत ना लगे, पर उसका जज्बा, उसकी सहन शक्ति वो कमाल की थी। वो उन फिजिकली स्ट्रांग दिखने वालों से कहीं आगे निकल गया उस टॉर्चर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि सफलता बाहरी दिखावे पर या सिर्फ शारीरिक ताकत पर निर्भर नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके अंदर की ताकत पर निर्भर करती है। आपका जो दृढ़ संकल्प है, जो साहस है, उस पर। दुनिया आपको कैसे देखती है, आपके आंकड़े क्या कहते हैं, वो उतना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आप खुद को कैसे देखते हैं, आपके अंदर हिम्मत कितनी है, दम कितना है। तो इन 2 अध्यायों से हमने 2 बहुत जरूरी बातें सीखी। बिल्कुल। पहली तो ये कि हमें अपने सफर में दूसरों के सहारे की जरूरत है, अकेले नहीं चल सकते। जी हाँ। और दूसरी कि हमारी असली ताकत हमारे अंदर है, हमारे जज्बे में, हमारी हिम्मत में, साइज में नहीं। बिल्कुल। और देखिए, ये दोनों बातें ना एक तरह से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, कैसे? अरे भाई, दूसरों का साथ पाने के लिए, उन पर भरोसा करने के लिए, मदद मांगने के लिए और फिर मुश्किलों में डटे रहने के लिए, दोनों के लिए ही अंदरूनी हिम्मत तो चाहिए ना। हाँ, बात तो सही है। बिना हिम्मत के ना आप अच्छी टीम बना पाएंगे, ना अकेले टिक पाएंगे। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए कि आपकी जिंदगी में ऐसा कब हुआ जब आपको लगा कि भाई अकेले तो ये नहीं हो पाएगा और किसी के साथ ने आपकी राह आसान कर दी, या फिर कब आपकी अंदर की हिम्मत आपको वहां ले गई जहां शायद आपको खुद भी उम्मीद नहीं थी कि आप पहुंच सकते हैं। तो श्रोतों में एक बड़ी दिलचस्प बात है, ये शुगर कुकी बनने वाली। सुनने में थोड़ा अजीब सा है, पर आइडिया ये है कि भाई जिंदगी हमेशा मतलब फेयर नहीं होती। हाँ बिल्कुल। कभी कभी आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है बिना किसी वजह के। जैसे वो ट्रेनिंग वाला किस्सा है ना, कि छोटी सी गलती पे पूरी वर्दी में ठंडे पानी में डुबकी लगवा देते थे बार बार। हाँ, और वो सिर्फ मतलब फिजिकल टॉर्चर नहीं था, नहीं, उसमें गहरा सबक था। वो मानसिक मजबूती बनाने के बारे में था। ये स्वीकार करना कि दुनिया हमेशा आपके हिसाब से सही बर्ताव नहीं करेगी, और ज़रूरी ये नहीं कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई, ज़रूरी ये है कि आपने उस नाइंसाफ़ी पर उस पल में रिएक्ट कैसे किया। क्या आप कड़वे हो गए या आपने उसे ठीक है ये हुआ मानकर अपनी हिम्मत बनाए रखी। मतलब बाहरी हालात बिगड़ने पर भी अंदर से कंट्रोल रखना। बिल्कुल, अपना अंदरूनी संतुलन साधना असल में। ये बड़ा मतलब गहरा पॉइंट है, और इसी से जुड़ता हुआ एक और सबक है जो थोड़ा उल्टा लग सकता है। कौन सा? कि बाधाओं से, मुश्किलों से डरो मत, बल्कि उनका सीधा सामना करो, सिर झुकाकर। वो बताते ना कि ट्रेनिंग में जो सबसे मुश्किल ऑब्स्टिकल कोर्स था, हाँ, उसे वही लोग सबसे तेजी से पार करते थे जो डर कर बचने का रास्ता नहीं ढूंढते थे।
वो तो तकनीक और हिम्मत से सीधे भिड़ जाते थे हर बाधा से। सही बात है। और अगर इसे हम जिंदगी के बड़े कैनवस पर देखें ना, तो ये दिखाता है कि हम चुनौतियों को कैसे लेते हैं। अक्सर जिन चीजों से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, जिनसे कतराते हैं, हाँ जब हिम्मत करके उनका सामना करते हैं तो पता चलता अरे ये उतनी भी डरावनी नहीं थी। हाँ, दूर के ढोल सुहावने वाली बात हो जाती है डर के मामले में। एकदम। तो स्रोत यही कहते हैं कि टाल मटोल करने या डर में जीने से बेहतर है कि एक्टिवली पूरी हिम्मत से उस चुनौती का सामना किया जाए। ये सिर्फ बहादुरी नहीं, ये आपका लचीलापन, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बढ़ाता है। सही कह रहे हैं। डर को जीतने का तरीका ही शायद उससे गुजरना है, भागना नहीं। बिल्कुल। तो अगर हम इन दोनों बातों को समेटें तो क्या निकल कर आता है? पहला कि जिंदगी में नाइंसाफी होगी, उसे एक्सेप्ट करने की मेंटल तैयारी रखो। हाँ। और दूसरा, जो मुश्किलें आए उनसे घबराओ मत, बल्कि सीधे उनका सामना करो पूरी हिम्मत से। बिल्कुल। और शायद वो छोटी छोटी नाइंसाफियों या मुश्किलों को झेलने की ताकत ही हमें बड़ी बाधाओं से लड़ने का हौसला देती है। ये कनेक्शन है। हाँ। और ये फिर एक सवाल खड़ा करता है सोचने के लिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वो कौन सी छोटी या बड़ी नाइंसाफियां हैं, या वो कौन सी बाधाएं हैं जिनका सामना करने के लिए हम इन उसूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में। हाँ, क्या कोई ऐसी चुनौती है जिसे हम टाल रहे हैं? कोई मुश्किल बातचीत, कोई अधूरा काम, या शायद कोई अंदरूनी डर? अगर हम तय करें कि नहीं, इसका सामना करना है सिर झुकाकर, तो क्या उससे हमारी सोच में, हमारी स्थिति में कोई सही में बदलाव आ सकता है? ये अपने आप में सोचने वाली बात है मेरे ख्याल से। बात करते हैं अध्याय 6 की। शीर्षक है जोखिम उठाएं। हाँ, जोखिम उठाना, ये तो सुनने में ही थोड़ा डरावना लगता है ना? हाँ बिल्कुल। पर इस अध्याय का जो सार है वो यही है कि आगे बढ़ने के लिए मुश्किलों का सामना करना और कभी-कभी थोड़ी हिम्मत दिखाना वो जरूरी है। सही कहा। लेखक ने एक अनुभव बताया है अपना, नेवी सील ट्रेनिंग का। अच्छा, हाँ, वो अमेरिकी नेवी की स्पेशल फोर्स, उनकी ट्रेनिंग तो बहुत ही कठिन मानी जाती है। हाँ, बहुत ज्यादा। तो वहां उन्हें एक बहुत मुश्किल बाधा पार करनी थी। और ये सिर्फ शारीरिक हिम्मत की बात नहीं थी, मतलब दिमागी तौर पर भी एक बड़ी परीक्षा थी। हाँ, ये दिखाता है कि डर तो होता है, पर उसके बावजूद वो कदम उठाना, वो फैसला लेना कितना अहम हो सकता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है ये बात सिर्फ सेना या ऐसे खतरनाक कामों के लिए ही नहीं है। किताब इसे हमारी आम जिंदगी से जोड़ती है ना? हाँ, वही रोजमर्रा की जिंदगी से। कैसे? जैसे मान लीजिए करियर बदलना है, या कोई नई स्किल सीखनी है, या किसी से कोई मुश्किल बात कहनी है। इन सब में भी तो एक तरह का रिस्क है, एक अनिश्चितता है। तो लेखक का तर्क ये है कि ये जो छोटे छोटे जोखिम है, ये असल में हमारे विकास के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ आंख बंद करके जोखिम लेना बहादुरी नहीं है। लेखक ने शायद इस पर भी कुछ कहा है, जैसे सोच समझकर जोखिम लेना। हाँ हाँ, बिल्कुल, यही बहुत जरूरी पॉइंट है। किताब साफ कहती है कि सोच समझकर उठाए गए जोखिम, मतलब कैलकुलेटेड रिस्क्स, और बेवकूफी भरे जोखिम में बहुत फर्क है। तो ये सोच समझकर का मतलब क्या है यहाँ? अंदाजा लगाना? नहीं, अंदाजा नहीं। किताब के हिसाब से इसमें कई चीजें शामिल हैं। जैसे सबसे पहले तो ये सोचना कि सबसे बुरा नतीजा क्या हो सकता है, वर्स्ट केस सिनेरियो। ठीक है। फिर ये देखना कि हमारे पास क्या साधन है, क्या हुनर है जिनसे हम निपट सकते हैं। और शायद एक प्लान बी, एक दूसरी योजना तैयार रखना। अच्छा, पर डर कर क्या? डर तो फिर भी लगेगा ना? हाँ, डर तो लगेगा। किताब ये नहीं कहती कि डर खत्म हो जाएगा, बल्कि वो कहती है कि डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, उसे एक सिग्नल की तरह देखो। सिग्नल? किस चीज का सिग्नल? कि हाँ, ये चीज जरूरी है, इसमें थोड़ा खतरा है, तो ध्यान से कदम उठाना है, पर रुकना नहीं है। ये तो दिलचस्प बात है, क्योंकि अक्सर तो हम असफलता के डर से ही रुक जाते हैं, छोटे छोटे कदम उठाने से भी। बिल्कुल। और शायद वहीं सीखने का सबसे बड़ा मौका होता है, जहां हम थोड़ा डर महसूस करते हैं। और किताब का एक और अहम पहलू ये है, मुझे लगता है, कि साहस सिर्फ बड़ी जीवन बदलने वाली चुनौतियों में नहीं है। अच्छा। हाँ, वो रोजमर्रा के छोटे छोटे पलों में भी है, जहां हम अपनी झिझक को या अपने डर को एक तरफ रखकर कुछ करते हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मीटिंग में अपनी राय रखना, भले ही थोड़ी असहमति हो, या किसी नई चीज को आजमाना जिसमें आप पक्के नहीं हैं। ये अपनी सीमाओं को धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाने जैसा है। हाँ, समझ गया। उन मौकों को पहचानना जहां थोड़ा सा जोखिम उठाकर
हम शायद कुछ बेहतर पा सकते हैं। बिल्कुल वही। तो कुल मिलाकर इस अध्याय का निचोड़ ये हुआ कि अगर जिंदगी में वाकई आगे बढ़ना है तो अपनी जानी पहचानी सीमाओं से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, और वो भी सोच समझकर जोखिम उठाने की हिम्मत करके। हाँ, और ये फिर हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या सवाल? यही कि हम अपनी रोज की जिंदगी में उन मौकों को कैसे पहचानें, कहाँ पर थोड़ा ज्यादा साहस दिखाने से, थोड़ा सा वो सोचा समझा जोखिम लेने से तो एक बड़ा सकारात्मक बदलाव आ सकता है। वो कौन से डर हैं जो हमें खास तौर पर पीछे खींच रहे हैं, और उन्हें समझने के लिए शायद पहला कदम क्या हो सकता है। सोचने वाली बात है ये। अध्याय 7, धौंस जमाने वालों का डटकर सामना करें। तो इस अध्याय का जो निचोड़ है वो ये है कि डरपोक और जो धौंस दिखाने वाले लोग होते हैं वो भले ही बहुत ताकतवर लगें, पर अगर हिम्मत से उनका सामना किया जाए तो वे अक्सर पीछे हट जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और कभी-कभी दुनिया बदलने के लिए बस एक इंसान का साहस ही काफी होता है। ये बड़ा गहरा विचार है। लेखक ने अपने सील ट्रेनिंग के दिनों का एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा सुनाया है इसमें। हाँ, वो सैन क्लेमेंटी आइलैंड वाला। हाँ, कैलिफोर्निया में। उसके पास उन्हें 2 मील तैरना था। और मजे की बात यह है कि वो इलाका ग्रेट व्हाइट शार्क्स के लिए काफी बदनाम है। हाँ, मतलब तैराकों के लिए तो ये सुनने में ही डरावना है। जाहिर है, तो सारे ट्रेनीज की हालत तो खराब थी। सोचकर ही डर लगता है पानी में शार्क। हाँ, और वहाँ जो प्रशिक्षक थे उन्होंने इस डर का माहौल बनाने के लिए बखूबी इस्तेमाल किया। उन्होंने घोषणा की, आज हम 2 मील तैरेंगे। के और फिर कहा, अगर तैरते वक्त कोई शार्क आपके आसपास चक्कर काटने लगे तो क्या करना है? तो घबराना मत, भागना तो बिल्कुल नहीं। अपनी जगह डटे रहना। भागना नहीं, शार्क से। सुनने में ही अजीब लगता है ना? बिल्कुल। और आगे उन्होंने जो कहा वो तो और भी कमाल था। क्या कहा? उन्होंने कहा, और अगर शार्क खाने के इरादे से सीधे तुम्हारी तरफ आए, अरे बाप रे, तब तो पूरी ताकत से उसके थूथुन पर एक मुक्का जड़ देना। मुक्का? शार्क को? हाँ, वो डर कर भाग जाएगी। मेरी तो सुनकर ही हंसी छूट गई। मतलब शार्क को मुक्का मारना, क्या मतलब था इसका? सही कहा, पहली बार सुनने में ये सलाह बिल्कुल बेतुकी लगती है। कौन मारेगा शार्क को मुक्का? हाँ, लेकिन लेखक को फौरन इसका असली मतलब समझ आ गया। अच्छा, क्या था वो? ये असली शार्क से लड़ने के बारे में था ही नहीं। प्रशिक्षक असल में डर का सामना करने का एक बहुत बड़ा सबक सिखा रहे थे। उनका मतलब था कि धौंस जमाने वाले, वो चाहे शार्क हो या इंसान, वो हमेशा आसान शिकार की तलाश में रहते हैं। वो उन्हें चुनते हैं जो डर दिखाते हैं, जो कमजोर नजर आते हैं। अच्छा, तो ये बात थी। मतलब अगर आप डर गए तो आप आसान निशाना बन गए। बिल्कुल। पर अगर आपने हिम्मत दिखाई, आंख में आंख डालकर खड़े रहे, तो हमलावर शायद पीछे हट जाए। एग्जैक्टली, यही पॉइंट था। ये तो जीवन में भी कितनी बार सही साबित होता है, स्कूल में, ऑफिस में। बिल्कुल, यही इस किस्से का सार है, आप कह सकती हैं। शार्क या जीवन के वो धमकाने वाले लोग या हालात, वो आपकी हिम्मत से डरते हैं। वो आपके डर से ही अपनी ताकत खींचते हैं एक तरह से। हाँ, अगर आप डर नहीं दिखाते, अगर आप मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं, यहाँ शारीरिक ताकत से ज्यादा मन की दृढ़ता की बात है, तो उनकी ताकत अपने आप कम हो जाती है। तो वो थूथन पर मुक्का मारने वाली बात, वो इसी हिम्मत का प्रतीक थी। हाँ बिल्कुल, सीधे डर के स्रोत पर वार करना, बिना डरे सामना करना। लेखक ने भी यही महसूस किया फिर, कि उन्हें अपने अंदर वो साहस, वो हिम्मत ढूंढनी होगी जो उन्हें किसी भी चुनौती का सामना करने की ताकत दे। और यही तो इस पूरे अध्याय का केंद्रीय विचार है ना? एकदम सही कहा। जीवन में हमें न जाने कितनी बार ऐसे शार्क मिलेंगे, कभी मुश्किल बॉस के रूप में, कभी किसी कठिन परिस्थिति के रूप में, जो हमें डराने या दबाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ऐसी स्थितियों में डटकर खड़े रहने के लिए असाधारण हिम्मत चाहिए होती है। ये आसान नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है, जिसका जिक्र लेखक करते हैं। वो ये कि साहस मतलब हिम्मत, ये संक्रामक होती है। संक्रामक? मतलब फैलती है? हाँ, फैलती है। जब एक व्यक्ति हिम्मत दिखाता है तो उसे देखकर दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है, उनका डर कम होता है। अच्छा, जैसे उस तैराकी वाले दिन हुआ होगा। अगर एक ट्रेनी हिम्मत दिखाता, हाँ, तो शायद बाकियों का डर भी कुछ कम हो जाता। बिल्कुल। एक की हिम्मत देखकर दूसरे सोचते हैं, अरे अगर ये कर सकता है तो शायद मैं भी कर सकता हूँ। ये सोचना भी कितना प्रेरणादायक है कि आपकी हिम्मत दूसरों को भी ताकत दे सकती है। सही, ये डर के माहौल को कमजोर करता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। क्या?
कि जब डर बहुत ज्यादा हावी हो रहा हो, जब सच में लगे कि सामने शार्क ही है, तब वो अंदरूनी हिम्मत वो कहाँ से लाएं? हाँ, ये बिल्कुल सही सवाल है। कहना आसान है कि हिम्मत रखो, पर असल में उस वक्त वो हिम्मत जुटाना, वही तो। शायद यही सबसे बड़ी चुनौती है जिसके बारे में लेखक हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, तो कुल मिला के संदेश ये है कि डर स्वाभाविक है, उसे महसूस करना ठीक है, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी ना होने देना, यही असली साहस है। और ये साहस सिर्फ आपको ही नहीं बचाता। बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर सकता है। बिल्कुल। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन में उन मुश्किल शार्कों का सामना करने के लिए वो अंदरूनी ताकत, वो दृढ़ संकल्प कैसे विकसित किया जाए, खासकर उन पलों में जब डर सबसे ज्यादा हावी लगता है। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा। तो चैप्टर 8, सबसे अंधकार में क्षणों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। ये आइडिया एडमिरल मैकेवन के नेवी सील ट्रेनिंग के अनुभवों से है। वो पल जब सब कुछ दांव पर लगा होता है, बिल्कुल वैसे वाले। हाँ बिल्कुल। और ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है क्योंकि ये सिर्फ सैनिकों की बात नहीं है, हम सब की ज़िंदगी में मुश्किल घड़ियाँ आती हैं। किताब ये बताती है कि कैसे उस भयानक प्रेशर में शांत रहना, वो जो अंदर की ताकत है उसे बनाए रखना कितना ज़रूरी है। हाँ, और किताब में इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण भी है, वो सील ट्रेनिंग का पानी के नीचे जहाज पर हमला करने का सिमुलेशन। हाँ वो वाला। सोचिए, पूरा अंधेरा, पानी के नीचे, आप एक जहाज के पतवार से चिपके हैं, हवा भी लिमिटेड है। ये सिर्फ हिम्मत का टेस्ट नहीं था, ये दिमाग को भटकाने, मतलब पैनिक पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेखक ने तो अपना किस्सा भी बताया जब वो फेल हो गए थे इसमें। हाँ वो घबरा गए थे। बिल्कुल, घबराहट इतनी हावी हो गई कि वो शांत रह ही नहीं पाए। वो बताते हैं उस अंधेरे के बारे में, फंसी हुई हवा की आवाज, डर कैसे बढ़ता गया। और देखिए, इससे जो सबक मिला, जो उनके इंस्ट्रक्टर ने भी समझाया, वो कमाल का है कि घबराहट सिर्फ डर नहीं है, वो आपके दिमाग पर कब्जा कर लेती है, सोचने समझने की शक्ति छीन लेती है। ये बहुत दिलचस्प बात है। दिमाग का दुश्मन। हाँ, मतलब सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। वो जो कंट्रोल खो देना है ना पैनिक में, वो आपको एकदम बेबस कर देता है। सही कहा। और ये बात सिर्फ उस पानी के नीचे वाले टेस्ट तक ही नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको अगर हम बड़े कैनवस पर देखें तो ये लीडरशिप से जुड़ता है। सोचिए जरा, वो कितने मुश्किल पल होते होंगे जब किसी शहीद हुए सैनिक के परिवार को खबर देनी पड़ती है। हाँ। या फिर जैसे किताब में जिक्र है, राष्ट्रपति ओबामा जैसे बड़े अधिकारियों को किसी मिशन के फेल होने की जानकारी देना। ऐसे वक्त में जब इमोशंस एकदम हाई होते हैं, तब आपका शांत और संयमित रहना, वो सिर्फ जरूरी नहीं, वो आपकी लीडरशिप की पहचान है। आपकी स्थिरता दूसरों को हिम्मत देती है। तो मतलब ये सिर्फ जंग के मैदान या ट्रेनिंग की बात नहीं है। किताब इसे हमारी आम जिंदगी से कैसे जोड़ती है, क्योंकि हम सबके जीवन में वो मुश्किल अंधेरे पल आते हैं। कोई अपना चला गया, या कोई बीमारी, या शायद करियर में कोई बड़ी हार। तो ऐसे में शांत रहने का क्या मतलब है? क्यों ये इतना मैटर करता है? हाँ, और यहीं पर किताब का जो कोर मैसेज है वो सामने आता है कि जब जिंदगी के वो सबसे मुश्किल, सबसे स्याह पल आएं, तो आपको होशपूर्वक, मतलब कॉन्शियसली अपने अंदर से ताकत खींचनी पड़ती है। ये सिर्फ रिएक्ट करना नहीं है, ये है कि आप उन हालात में अपना बेस्ट दें, पूरी कोशिश करें। एक्टिवली मतलब? हाँ, एक्टिवली। ये कोई पैसिव चीज नहीं है कि बस झेल लिया। ये एक इरादा है, एक संकल्प है। और लेखक मानते हैं कि ये क्षमता, ये अंदरूनी ताकत हम सब में है, कहीं ना कहीं। बस उसे जगाना पड़ता है। ये परिस्थितियों के आगे हार मान लेना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के इरादे को मजबूत करना है। तो अगर हम चैप्टर 8 को समेटें, तो सबक ये हुआ कि जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी, वो अंधेरे पल आएंगे ही। हाँ, असली टेस्ट इस बात का है कि हम उन पर रिएक्ट कैसे करते हैं। क्या हम घबरा जाते हैं, बिखर जाते हैं, या फिर शांत रहकर, कंट्रोल रखकर अपनी अंदर की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल सही। और यहीं पे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा होता है। किताब कहती है कि अंदर की शक्ति ढूंढो, लेकिन जब सच में वो मुश्किल वक्त आता है, तो इंसान वो शक्ति असल में कहाँ से और कैसे ढूंढता है? क्या वो बस अपने आप आ जाती है, या उसे पहले से तैयार करना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है? ये सोचने वाली बात है ना? अध्याय 9, जब गर्दन तक कीचड़ में हो तो गाना शुरू करें। तो चलिए आज इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं।
ये अध्याय असल में उम्मीद की ताकत के बारे में है, वो भी तब जब हालात बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो। स्रोत में नेवी सील ट्रेनिंग का एक बहुत ही दमदार किस्सा है। हाँ, वो कीचड़ वाला किस्सा है ना? बिल्कुल। सोचिए जरा, रात का वक्त, बर्फीली ठंड, जमा देने वाला कीचड़ और ट्रेनीज उसमें फंसे हुए हैं, बुरी तरह थके हुए, लगभग हार मानने के कगार पर, और ऊपर से इंस्ट्रक्टर लगातार चिल्ला रहे हैं। हाँ, वो माहौल ही ऐसा बना देते हैं कि बस हिम्मत टूट जाए। लगता है कि अब बस और नहीं सहा जाएगा। हाँ। और ठीक उसी पल, जब सब लगभग हिम्मत हार चुके होते हैं, तब एक ट्रेनी गाना शुरू कर देता है ना कमाल की बात? हाँ, ये सुनने में ही अजीब लगता है पर बहुत गहरा है। दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक इतना साधारण सा काम, मतलब गाना गाना, हाँ, गाना कैसे पूरी डायनामिक्स बदल देता है। ये सिर्फ ध्यान भटकाना नहीं है जैसा लगता है। अच्छा, तो फिर क्या है ये? स्रोत बताता है कि ये एक तरह से साझा मानवता का पल बन जाता है। वो जो एक साथ लय में आने की कोशिश होती है ना, शायद उसमें कुछ ऐसा होता है जो उस शारीरिक और मानसिक तनाव को थोड़ा कम कर देता है, लोगों को अपनी तकलीफ से थोड़ा बाहर निकालता है। सही। ये एक तरह का सामूहिक लचीलापन बन जाता है, मतलब ये विश्वास कि हाँ, हम सब मिलकर इससे निकल सकते हैं। ये बात बहुत जरूरी है, एक अकेले इंसान की हिम्मत। हाँ, वो कैसे एक दूसरों को उठा सकती है। निराशा जितनी तेजी से फैलती है ना, उम्मीद भी उतनी ही तेजी से फैल सकती है। ये किस्सा यही दिखाता है। बिल्कुल। और जैसा स्रोत में इशारा है, ये सिर्फ ऐसी जानलेवा एक्सट्रीम स्थितियों के लिए ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिद्धांत तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी लागू होता है। कोई मुश्किल प्रोजेक्ट हो ऑफिस में या निजी जिंदगी में कोई चुनौती। हाँ, हर जगह। अक्सर वो एक व्यक्ति जो थोड़ा पॉजिटिव रहता है, शायद माहौल हल्का करने के लिए कोई मजाक कर दे या बस शांत बना रहे, वो पूरे ग्रुप का मूड बदल सकता है, उनकी हिम्मत बढ़ा सकता है। सही कहा। स्रोत का वो हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा, जहां वो बताते हैं कि कैसे उस एक गाने वाले की आवाज ने धीरे धीरे बाकियों को भी हिम्मत दी। हाँ, कि वो भी शामिल हो गया। हाँ, और फिर वो सब साथ गाने लगे और अचानक जो स्थिति पहले बिल्कुल असहनीय लग रही वो थी, झेलने लायक लगने लगी। बिल्कुल, कम से कम सामूहिक रूप से ऐसा लगा जैसे बोझ हल्का हो गया हो, बट गया हो। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये लीडरशिप का एक बहुत शक्तिशाली रूप है ना। लीडरशिप? अच्छा, कैसे? सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरे पलों में उम्मीद जगाने की क्षमता। ये दिखाता है कि हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, किसी एक व्यक्ति में वो शक्ति होती है कि वो अपने आसपास के लोगों पर सकारात्मक असर डाल सके। सही। पर ये एक सवाल भी खड़ा करता है। क्यों? कि आखिर वो क्या चीज है, वो कौन सी बात है जो किसी इंसान को उस वक्त उम्मीद जगाने या गाने की हिम्मत देती है, जब बाकी सब लगभग हार मान चुके हो? हाँ बिल्कुल। क्या ये सिर्फ विल पावर है, इच्छा शक्ति, या कुछ और? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या स्रोत इस अंदरूनी शक्ति के बारे में कुछ और बताता है कि ये आती कहाँ से है? क्या ये पैदाइशी होती है या इसे सीखा जा सकता है? स्रोत सीधे तौर पर इससे जन्मजात या सीखा हुआ तो नहीं कहता, लेकिन इस बात पर जोर जरूर देता है कि ये सिर्फ एक पल का आवेग नहीं है। अच्छा। ये शायद पहले से विकसित अनुशासन से आता हो, या अपने साथियों के प्रति गहरी जिम्मेदारी के एहसास से। जिम्मेदारी। या शायद अपने उसूलों पर टिके रहने की जिद। तो ये सिर्फ इच्छा शक्ति से बढ़कर है, ये शायद चरित्र की गहराई से जुड़ा हो। मतलब ये सिर्फ हौसले की बात नहीं, बल्कि चरित्र और शायद जिम्मेदारी की भावना की भी बात है। हाँ, ऐसा लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुश्किल हालात में जब लगे कि कोई गर्दन तक कीचड़ में फंस गया है, तो कोशिश की जा सकती है। कोशिश? हाँ। किस चीज की? वो एक व्यक्ति बनने की जो उम्मीद जगाए, किसी की सकारात्मकता, किसी की हिम्मत, वो दूसरों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। बिल्कुल सही। तो जाते जाते एक विचार छोड़ते हैं। हाँ। क्या कभी ऐसा कोई अनुभव याद आता है जब किसी एक व्यक्ति के रवैये ने या उसकी हिम्मत ने किसी के लिए या पूरे समूह के लिए एक मुश्किल स्थिति को पूरी तरह बदल दिया हो? सोचने वाली बात है। और वो कौन सा अंदरूनी गुण है या शायद कौन सी तैयारी होती है जो किसी को इतने कठिन समय में भी गाना गाने की ताकत देती है? मेक योर बेड। हाँ, शुरुआत तो बहुत साधारण है, बिस्तर ठीक करना। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, खासकर वो बात के अध्याय, वो दिखाते हैं कि यही छोटी आदतें असल में जिंदगी की बड़ी चुनौतियों के लिए कैसे तैयार करती हैं। बिल्कुल।
जैसे अध्याय 10 की बात करें तो उसमें शायद मुश्किल हालात से गुजरने और कभी हार ना मानने की बात होगी। मेरा मतलब है ये सिर्फ बिस्तर ठीक करने से तो कहीं आगे जाती है किताब। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाती है कि कैसे अनुशासन, हिम्मत और हाँ, दूसरों की मदद, ये सब कैसे हमें बेहतर बनाते हैं। बाद के अध्याय इन्हीं चीजों पर ज्यादा गहराई से बात करते हैं। अच्छा। निश्चित रूप से। देखिए, बाद के अध्याय असल में जिंदगी के उन मुश्किल पलों के बारे में है। शायद किताब में उन्हें सर्कस कहा गया हो या शार्क से भरा पानी, ऐसे कुछ रूपक इस्तेमाल हुए होंगे। हाँ, सुना है मैंने। तो उनसे कैसे निपटना है। और एक बहुत अहम बात जो उभर कर आती है वो है उम्मीद। उम्मीद बनाए रखना। उम्मीद। हाँ, किताब शायद इस पर जोर देती है कि बिल्कुल अंधेरे पलों में भी, मतलब जब कुछ नजर ना आ रहा हो तब भी एक अकेले इंसान की हिम्मत या शायद कोई गीत, वो भी दूसरों को उम्मीद दे सकता है, हालात बदल सकता है। ये उम्मीद वाली बात तो हाँ बहुत असरदार है। अच्छा, और टीम वर्क का क्या? मतलब दूसरों पे निर्भर होना, क्योंकि शुरुआत तो बहुत व्यक्तिगत काम से होती है, बिस्तर बनाना। लेकिन बाद के हिस्से इसी बात पर जोर देते हैं कि आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, नामुमकिन है। चाहे वो नेवी सील ट्रेनिंग की मुश्किलें हों या फिर जिंदगी की कोई और चुनौती। किताब यही बताती है कि दूसरों की मदद लेना और हाँ, दूसरों के लिए मजबूत खड़ा होना ये कितना जरूरी है। शायद वो उदाहरण होंगे ना, किसी साथी के साथ तैरने वाले या पूरी टीम मिलकर कोई मुश्किल पार करती है। जी जी। जिंदगी की नाव अकेले खेना बहुत मुश्किल है ना? सही कहा। तो अगर हमें इन बाद के अध्यायों का और मान लीजिए पूरी किताब का ही सार कुछ पॉइंट्स में बताना हो, जैसे कोई बोलती किताब सुन रहा उसके लिए। हाँ बिल्कुल। मेरे ख्याल से कुछ मुख्य बातें ये होंगी। पहला, दिन की शुरुआत एक छोटे सधे हुए काम से करें, बिस्तर बनाना। इससे ना एक नियंत्रण का एहसास मिलता है। अच्छा, ठीक है। दूसरा, चुनौतियां आएंगी, उनका सामना करें डटकर, डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। तीसरा, ये समझें कि आप अकेले नहीं हैं, सही लोगों को ढूंढें, उनकी मदद लें और हाँ, उनकी मदद करें भी। मदद लेना और देना दोनों। बिल्कुल। चौथा, जिंदगी हमेशा फेयर नहीं होती, मतलब नाइंसाफी हो सकती है, तो असफलताओं से सीखें और बस आगे बढ़ते रहें, रुकना नहीं है। ठीक है। और सबसे जरूरी, शायद पांचवा पॉइंट कह सकते हैं, कभी भी, मतलब कभी भी हार ना माने और उम्मीद का दामन हमेशा थामे रहें। वाह, ये तो मतलब जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण सबक हैं और बहुत सीधे तरीके से समझाए गए लगते हैं। हाँ ये सिर्फ फौजी ट्रेनिंग के बारे में नहीं, ये तो हर किसी की जिंदगी में लागू होता है। बिल्कुल, यही तो इस किताब की खूबी है। रोजमर्रा के काम, साधारण अनुभव और उनसे जुड़े गहरे जीवन दर्शन। अंतिम अध्यायों का सार यही है कि छोटी छोटी चीजें बड़े बदलाव ला सकती हैं और मुश्किल हालात हमें तोड़ते नहीं बल्कि मजबूत बनाते हैं, अगर हमारा नजरिया सही हो और हम साथ मिलकर चलें। कुल मिलाकर ये लिंक्स हमें एक ऐसी किताब के विचारों तक ले गए जो बताती है कि कैसे रोज के छोटे छोटे अनुशासन हमें बड़ी मुश्किलों के लिए तैयार करते हैं। ये सिर्फ बिस्तर ठीक करने के बारे में नहीं है, ये जिंदगी को संवारने के बारे में है। हाँ, और निष्कर्ष के तौर पर श्रोता ये सोच सकते हैं, क्या वाकई हमारी रोज की वो सबसे छोटी आदतें जिन्हें हम अक्सर कोई अहमियत नहीं देते, क्या वही हमारी बड़ी सफलताओं या शायद असफलताओं की वजह बनती हैं? और हम अपने जीवन में दूसरों के लिए उम्मीद का गीत कैसे बन सकते हैं, खासकर जब वो मुश्किल में हो? ये सोचने वाली बात है।